हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर 6 बादल राग। बादल राग के आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है। भाई हम पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करने से पहले शॉर्ट में कविता को पढ़ लेते हैं। भाई कविता के बारे में जान लेते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। भाई वो शोषण वर्ग के खिलाफ क्या करना चाहता है। बादलों का वर्णन क्यों किया गया है यहाँ पर। बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त करते हैं, इसे कहा गया है। तो हम शॉर्ट में पहले कविता देख लेते हैं। कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानी छाया। भी जो संसार की धरती पर जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। कौन? बादल। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठा उठा कर देखने लगते हैं। उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है। भाई छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं वो मुंह उठा उठा के बादलों को देख रहे होते हैं। उनमें आशा जागती है कि बादल आएंगे तो उनको भी नवजीवन का आशा होती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार रूपी हृदय थाम लेता है। भाई जो संसार है वो हृदय थाम लेता है। बादल इतने भयंकर रूप में गरजते हैं और आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हों। भाई कोई युद्ध भूमि में वज्रपात हुआ है और उससे सैकड़ों वीर धराशायी हार गए हैं, यानी स्वर्ग सिधार गए हैं, हार गए हैं, धराशायी हो गए हैं। उनके शरीर शत विक्षत है, भाई इधर उधर पड़े हुए हैं। कवि कहता है कि छोटे व हल्के पौधे हिल डुल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते प्रतीत होते हैं। कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों की गर्जन किसानों व मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है। भाई इस कविता में बादलों की जो गर्जना है किसानों व मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है। क्रांति से सदा आम आदमी का ही फायदा होता है, पूंजीपतियों का कोई फायदा नहीं होता। बादल आतंक के भवन जैसे हैं। भाई आतंक का भवन यहाँ पर बताया है कि पूंजीपतियों का आवास स्थान, उसे आतंक भवन कहा है, जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं। भाई कीचड़ का क्या रूप में उनका तात्पर्य किया है और उस पर कहर बरसाते हैं। बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं। भाई जो बादल होते हैं वो प्रलयकारी होते हैं बुराई रूपी कीचड़ की सफाई के लिए। बादल आतंक भवन के जैसे हैं और कीचड़ पर कहर बरसाते हैं। भाई बादल तो आतंक भवन के जैसे है ही और कीचड़ पर हमेशा कहर ही बरसाते हैं। छोटे से तालाब में, भाई छोटे से तालाब में जो बादलों के छोटे से तालाब में बादलों के पानी से उगने वाले कमल सदैव, कीचड़ में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति भी हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं। अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते रहते हैं। कवि कहता है कि कमजोर शरीर वाले
कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। वे सिर्फ जिंदा हैं, बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हमने कविता का शॉर्ट में सार देखा। अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। हम इन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से एक बार फिर पूरी कविता का स्मरण दोबारा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, कवि ने किसे कीचड़ तथा किसे जल पलावन कहा है? आंसर, कवि ने पूंजीपतियों को कीचड़ कहा है और वहीं क्रांति को जल पलावन कहा है। भाई पूंजीपति यहाँ पर कीचड़ के समान है और क्रांति जल पलावन के समान है। क्वेश्चन नंबर 2, सतनयन व्रज हुंकार तथा प्रफुल्ल जलज का शब्दार्थ बताएं। आंसर, त्रस्त नयन आंखों की व्याकुलता, प्रफुल्ल जलज हुआ कमल, व्रज हुकार हुकार की भीषणता बताने हेतु। प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार दुनिया में कौन सी चीज स्थायी नहीं है? भाई कौन सी चीज ऐसी है जो दुनिया में स्थायी नहीं है? कवि के अनुसार दुनिया में सुख स्थायी नहीं है एवं उनके कहने का यही तात्पर्य है कि जीवन में सुख कभी स्थायी रूप में नहीं रह सकता। सुख के साथ दुख हमेशा होता ही होता है। भाई सुख हमेशा कभी स्थायी नहीं रह सकता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, पूंजीपतियों को किस बात का डर होता है? आंसर, पूंजीपतियों को हर समय अपने खिलाफ क्रांति का डर होता है। भाई अपने खिलाफ वो क्रांति के डर के मारी पूंजीपतियों जो लोग हैं वो हमेशा डरे रहते हैं क्रांति के डर के मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता बादल राग में कवि ने किसके शोषण का वर्णन किया है? कविता बादल राग में मजदूरों के शोषण का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने किसे दुख की छाया कहा है? आंसर, कवि ने पूंजीपतियों द्वारा समाज में किए जाने वाले अत्याचार और गरीबों के साथ किए गए शोषण को दुख की छाया कहा है। भाई कवि ने जो पूंजीपति लोग निम्न वर्ग के नीचे दबके के लोगों के साथ जो अत्याचार करते हैं, गरीबों के साथ जो शोषण करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उसे दुख की छाया कहा गया है। एवं इस शोषण का शिकार कौन होता है? प्राय मजदूर तथा कमजोर वर्ग ही इस शोषण का शिकार होते हैं। उनके पास सुख नाम मात्र के हैं। भाई उन लोगों के पास, प्राय मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों के पास सुख तो नाम मात्र के होते हैं, इसलिए कवि ने उनके सुख को अस्थिर बताया है। भाई उनके सुख को स्थिर नहीं बताया, उनके साथ सुख के साथ हमेशा दुख रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार क्रांति कौन करता है? कवि के अनुसार बादल ही क्रांति का आगाज करते हैं। भाई बादल जो है वो क्रांति का आगाज करते हैं, इसलिए समाज में व्याप्त अत्याचारियों को मार सकते हैं। भाई जो वो बादल ही है जो समाज पर अत्याचार फैला रहे हैं, पूंजीपति लोगों को बादल ही मार सकते हैं। क्रांति से जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, वे क्रांति से जिनको अधिकार प्राप्त होना चाहिए उसकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है। जो क्रांति से जिनको विशेष अधिकार प्राप्त होना चाहिए और जिनको पहले से ही अधिकार प्राप्त है उनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है। वह उन्नति के शिखर से गिर जाते हैं और उनका गर्व चूर चूर हो जाता है, यानी पूंजीपति बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में बादलों के लिए
किस प्रकार का संबोधन प्रयोग किया गया है। भाई कविता के अंदर बादलों के लिए कौन से संबोधन का प्रयोग किया गया है। आंसर, इस कविता में बादलों के लिए ए विपल्लव के वीर तथा ए जीवन के पारावार जैसे संबोधनों का प्रयोग किया गया है। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। वह कहता है कि जीवन के सुखों पर दुखों की अदृश्य क्षति ही है। भाई जीवन के सुखों पर दुखों की अदृश्य क्षति ही है। बालक सुलह पृथ के पाप में बिल्कुल हक से आकांक्षाओं को निहारते हैं। वे जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो पृथ्वी पर बिल्कुल हक से अपनी आकांक्षाओं को निहारते रहते हैं, बादलों को हमेशा निहारते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आह्वान से कवि क्या करना चाहते हैं। भाई अपने आह्वान से कवि क्या करना आंसर, कवि बादल का आह्वान करता है क्योंकि वह उसे क्रांति का प्रतीक मानता है। बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है। वे बादल जब बरसते हैं, आम जनता, शोषित वर्ग, मजदूर सभी को राहत मिलती है। तथा बिजली गिरने से विशिष्ट वर्ग समाप्त होता है और बिजली गिरने से पूंजीपति, विशिष्ट वर्ग, ऊंचे तबके के लोग समाप्त हो जाते हैं एवं अपने आह्वान के द्वारा समाज में फैले शोषण को समाप्त करना चाहते हैं। भाई कवि जो है अपने आह्वान के द्वारा समाज में फैले शोषण को समाप्त करना चाहते हैं ताकि शोषित वर्ग को उनके अधिकार मिल सके। भाई जो ये शोषित वर्ग है उनको अधिकार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र कोश है शुद्ध तोष ए जीवन के पारावार, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताएं। इन पंक्तियों में विशेषणों का सुंदर प्रयोग है तथा खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों की शैली संबोधन है, अनुप्रास अलंकार का प्रभाव है एवं इन अलंकारों का प्रयोग से भाषिक सौंदर्य बढ़ गया है। भाई इन पंक्तियों का विशेषणों की सुंदरता का प्रयोग, विशेषण, खास खास विशेषण इसमें प्रयोग हुए हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है, अलंकारों के प्रयोग से उनका भाषिक सौंदर्य बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपतियों को अपने खिलाफ क्रांति का डर क्यों होता है। भाई पूंजीपति जो लोग हैं उनको अपने खिलाफ क्रांति का डर क्यों होता है। आंसर, पूंजीपति कमजोर वर्गों का शोषण कर कर अपार धन जमा करता है। जो अमीर लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, शोषण वर्गों के जिनका शोषण करते हैं, वो लोग अपने निवास पर अपार धन जमा करते हैं। कमजोर को और ज़्यादा कमजोर करता है, लेकिन हमेशा वह उसके खिलाफ क्रांति के डर से घिरा रहता है। लेकिन वह पूंजीपति, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो हमेशा क्रांति के डर से घिरे रहते हैं। वह सोचता है कि अत्याचार के खिलाफ कमजोर खड़ा ना हो जाए। भाई कोई कमजोर अत्याचार के खिलाफ खड़ा ना हो जाए। अगर कोई कमजोर खड़ा हो गया तो वह सब कुछ छीन लेने के भय से त्रस्त है। यानी वो कमजोर अगर खड़ा होकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया और वो सब कुछ छीन कर ले जाएगा, इस डर से वह हमेशा त्रस्त रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब क्रांति होती है तो किसको हानि होती है तथा किसको लाभ मिलता है। जब भी कोई क्रांति होती है तो शोषक वर्ग के सिंहासन डोल जाते हैं। जो शोषक वर्ग होता है, उसके पूंजीपति लोगों का वर्ग होता है, उनके सिंहासन डोल जाते हैं, हिल जाते हैं। उनकी संपत्ति और संप्रभुता सब खत्म हो जाती है। भाई उन लोगों की संपत्ति, जो धन दौलत उन्होंने शोषण कमजोर वर्गों से इकट्ठा किया हुआ था, उनकी प्रभुता यानी उनका राजपाट सब खत्म हो जाता है। कवि का मानना है कि क्रांति के से पहले केवल आम आदमी को ही क्रांति का कुछ लाभ मिलता है।
भाई कवि कहता है मेरा तो मानना यह है कि क्रांति से केवल आम आदमी को ही क्रांति का कुछ लाभ मिलता है, क्योंकि वह शोषण का शिकार है। वो शोषण का शिकार होता है, उसका शोषण समाप्त होता है, उसका कुछ नहीं छिनता, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई जो शोषण व्यक्ति होता है, शोषित व्यक्ति होता है, उसका सब कुछ, भाई कुछ नहीं समाप्त होता, केवल पूंजीपति लोगों का ही समाप्त होता है। शोषित व्यक्ति का तो कुछ भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसके पास पहले से ही कुछ नहीं बचा होता। लेकिन क्रांति के बाद उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उसको अधिकार मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कवि बादलों से क्या कहते हैं? भाई कवि बादलों से कहते हैं कि बादल क्रांति का प्रतीक होते हैं। भाई बादल जो है वो क्रांति के प्रतीक है। इस कविता में बादल हवा के समुंदर में तैरते हैं। जो बादल होते हैं वो आसमान पर इधर उधर चलते रहते हैं, तो ऐसे लगते हैं मानो हवा के समुंदर में तैर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मेघ, आप आए और अपनी क्रांति के साथ इस दुखी दिल वाले दुनिया को खुश दें। भाई आप अगर आए, आप आए, जल्दी आए और अपनी क्रांति, ऐसी क्रांति लेकर आए कि दुखी दिल वाली दुनिया को खुशी दे जाए। इसका मतलब है कि गर्मी से बेहाल लोगों को बादलों की गर्जना को सुनकर खुश हैं, उसी तरह शोषण और उत्पीड़न से परेशान लोग क्रांति से खुश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पूंजीपतियों के किस बात पर कटाक्ष किया है तथा बादलों को किसका प्रतीक बताया है? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है तथा बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। भाई उन्होंने पूंजीपतियों पर तो कटाक्ष किया है और बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों की ऊंची ऊंची इमारतें गरीबों को आतंकित करती है। भाई जो पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, वो गरीब लोगों को आतंकित करती है। पूंजीपति गरीबों का शोषण करते हैं, परंतु इसके आगे कवि कहते हैं कि क्रांति का बिगुल हमेशा गरीबों ने ही बजाया है। भाई क्रांति हमेशा गरीब ही लेके आते हैं, जिस पे पूंजीपति लोग डरते भय से बैठे रहते हैं कि कभी क्रांति, गरीब लोग क्रांति का बिगुल ना बजा दें। नेक्स्ट प्रश्न, कवि ने कविता में पौधों का मानकीकरण किस प्रकार किया है? भाई कवि ने कविता में पौधों का मानकीकरण बहुत ही सुंदर रूप में किया है। कवि ने छोटे पौधों को 7-12 समान बताया है। भाई छोटे जो पौधे हैं उनको 9, 7, 12 समान बताया है। कवि ने बच्चों की बात से खुशी मनाने, हंसने, खिलने, हाथ मिलाने और अपने माता पिता को बुलाने के लिए सभी लुभावना भावनाओं और प्रलापों को व्यक्त किया है। कवि ने बच्चों की बातों से खुशी मनाने वाले, बच्चे जिस बात से खुशी मनाते हैं, हंसते हैं, हिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, अपनी माता पिता को बुलाते हैं, जो जो वो लुभावन की क्रियाएं करते हैं, प्रलापों को व्यक्त किया है, उसी खूबसूरती से वे भावनाएं पौधों में भी बताई है। पौधों का यह मानवीकरण दिल को छूता है। भाई पौधों का इस तरह इंसान की तरह काम करना दिल को छूता है, क्योंकि यह बहुत सरल शब्दों में किया जाता है और पौधे भी यह सब कुछ बहुत सरल तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के कारण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। कवि कहते हैं कि जब बादल आते हैं तब प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। भाई जब बादल आएंगे तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे। बादल आसमान को भर देता है, बादल आसमान में, पूरे आसमान में भर जाते हैं, तब गर्जना आरंभ कर देते हैं। जब सारे आसमान में भर जाते हैं बादल तो गरजने लग जाते हैं, गर्जन आरंभ कर देते हैं। इस
के बाद तेज हवाओं के साथ तूफान आने लगता है। और बाद में क्या होता है, हवाएं तेज हो जाती है और तूफान आने लगता है तथा बिजली चमकने लगती है। बिजली के कड़कने से धरती कांप जाती है। भी बादलों की बिजली कड़कती है तो धरती कांप जाती है। इसके बाद तेज वर्षा आरंभ हो जाती है। वर्षा का जल पृथ्वी के अंदर पड़े निष्क्रिय बीजों को अंकुरित कर देता है। भाई गर्मी के कारण वो धरती के अंदर ही पड़े रहते हैं और बिजली के कड़कने से धरती कांप जाती है और उसके बाद जो तेज बारिश होती है उसके जल से पृथ्वी के अंदर पड़े हुए निष्क्रिय बीजों को अंकुरित कर देता है। अंकुरित होने के बाद बीज पौधे बनते हैं और वे पौधे हवा के साथ झूमने लगते हैं। चारों दिशाओं की हरियाली किसानों को प्रसन्न कर देती है। वर्षा ऋतु में पक्षी खुशी के गीत गाने लगते हैं। चारों तरफ का वातावरण साफ लगने लगता है। भाई यहाँ पर बताया है कि वर्षा ऋतु के बाद जो पक्षी है वो खुशी से गीत गाने लगते हैं और चारों तरफ का वातावरण साफ स्वच्छ और सुंदर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 1899 में बंगाल राज्य के महिषादल नामक रियासत में के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिताजी उन्नाव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। भाई उनके पिताजी तो उन्नाव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम, बेलूर मठ से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। इनकी मृत्यु 1961 में प्रयाग में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे आदि है। भाई जो लेखक का जीवन परिचय है आप नंबरों के अकॉर्डिंग लिखना। आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इतना ही लिखना। आपसे 5 नंबर में या उससे ज़्यादा अंकों में पूछा जाए तो आपको संपूर्ण जीवन परिचय उनका खुलकर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता बादल राग का सारांश लिखिए। आंसर, बादल राग कविता के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने बादलों के आने से होने वाली प्रकृति परिवर्तनों को बताते हैं तथा बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। भाई जो कविता के कवि हैं वो बादलों के आने से होने वाली परिवर्तनशील प्राकृतिक परिवर्तनों को बताते हैं और क्रांति का प्रतीक बताते हैं उन्हें। कवि कहते हैं कि जब बादल आते हैं तब आसमान बादलों से भर जाता है और बादलों की गर्जना आरंभ हो जाती है। इसके बाद होने वाली वर्षा से चारों तरफ हरियाली हो जाती है जिससे किसान प्रसन्न हो जाता है। कवि कहते हैं कि गरजते बादल क्रांति का प्रतीक है। बादलों की गर्जन से किसानों तथा मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा मिलती है। भी बादलों के गरजने से किसान और मजदूर वर्ग जो है उनको नव निर्माण की प्रेरणा मिलती है। शोषित वर्ग पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करता है। बादल जो है वो शोषित वर्ग पूंजीपति लोग जो है उनके खिलाफ क्रांति करता है और उस क्रांति का फायदा मजदूर वर्ग को ही मिलता है। भाई जो बादल क्रांति करते हैं उसका फायदा शोषित वर्ग, मजदूर वर्ग, निम्न जाति के वर्ग यानी आम आदमियों को मिलता है। समाज में फैली बुराई रूपी कीचड़ को साफ करने के लिए क्रांति रूपी बादलों का बरसना आवश्यक है। भाई समाज में जो बुराई फैली हुई है कीचड़ के समान, उसको साफ करने के लिए क्रांति रूपी बादलों को बरसना आवश्यक है। आम आदमी और मजदूरों का शोषण करके अमीर आदमी और अमीर हो जाता है, परंतु सुख सुविधाएं होने के बाद भी वह क्रांति के भय से ग्रसित रहता है। भाई जो आम आदमी और मजदूर का शोषण करके अमीर आदमी और भी अमीर हो जाता है
यानी पूंजीपति लोग, पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो गरीबों का शोषण करके और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, परंतु सुख सुविधाएं होते हुए भी, इतनी फैसिलिटी होते हुए भी वे क्रांति के भय से ग्रसित रहते हैं, यानी उन्हें हमेशा क्रांति का भय सताता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरती है समीर सागर पर तक रहे हैं, हे विपल्लव के बादल, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में कवि बादलों को संबोधित करते हैं। कवि कहते हैं कि बादल आसमान में ऐसे उड़ते हैं जैसे हवा रूपी समुंदर में कोई नौका तैर रही हो। भाई बादल आसमान में कैसे उड़ते हैं? जैसे हवा रूपी समुंदर में कोई नौका तैर रही हो। बादलों का मंडराना ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुख के ऊपर हमेशा दुख मंडराते रहते हैं। भाई बादल जो आसमान में ऐसे मंडराते रहते हैं जैसे सुख के ऊपर दुख मंडराते रहते हैं। सुख अस्थायी होता है। इसके आगे कवि कहते हैं कि बादल रूपी नौका में आम आदमी की बहुत सी इच्छाएं भरी रहती है। भाई जो बादल रूपी नौका होती है, बादल नौकाओं को लेकर आते हैं भरकर, उसमें आम आदमियों की बहुत सारी इच्छाएं भरी होती है। कवि कहते हैं कि जब बादल गरजते हैं तब धरती के अंदर पड़े बीज अंकुरित होने लगते हैं, अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार गर्जन से कमजोर व्यक्ति भी शोषण के विरोध में खड़ा हो सकता है। तब शोषित वर्ग में मन में शोषण से मुक्ति की आशा उत्पन्न हो जाती है। वे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आम आदमी हैं, उनके मन में भी शोषण से मुक्ति पाने की आशा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बार बार गर्जन विपल्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में कवि बादलों के कारण प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। भाई इन पंक्तियों के कारण, बादलों के कारण, भाई इन पंक्तियों में कवि बादलों के कारण जो प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं उनकी व्याख्या करता है। कवि कहता है कि बादलों को संबोधित करते हुए कि हे क्रांतिकारी बादल, यहाँ पर बादलों को क्रांतिकारी कहा गया है, क्रांति लाने का साधन कहा गया है कि हे क्रांतिकारी बादल, आप मूसलाधार बारिश करते हैं तथा गर्जन करते हैं। बादलों की गर्जना किसी वज्रपात की भांति प्रतीत होती है। भाई बादल जब गरजते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी का वज्रपात हो रहा है, जिसके कारण संसार भय से हृदय थाम लेता है। भाई जिसके कारण संसार में डर फैल जाता है और वो डर से अपने हृदय को थाम लेता है। बड़े बड़े पर्वत भी घायल हो जाते हैं, जैसे युद्ध के मैदान में बड़े बड़े वीर धराशायी हो जाते हैं। यह दृश्य इस बात को बताता है कि जब भी क्रांति की गर्जना होती है तो बड़े बड़े पूंजीपति धराशायी हो जाते हैं। भाई जब भी क्रांति उठती है तो उसमें पूंजीपति लोग ही धराशायी होते हैं तथा आम आदमी और मजदूर वर्ग तो हर्षित होता है। क्रांति से सदैव आम मनुष्य को लाभ मिलता है और पूंजीपति वर्ग क्रांति से भयभीत होता है। भाई आम आदमियों के लिए तो क्रांति लाभदायक होती है, उन्हें आगे अधिकार मिलते हैं, उन्हें अपने सही अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग करना मिलता है। पर पूंजीपति वर्ग हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, उनकी संपत्ति भी समाप्त हो जाती है और उनकी प्रभु सत्ता भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस चैप्टर के बादल राग के हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को किया, हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके माध्यम से हमने एक बार और कविता का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन किया और अब हम इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे। एमसीक्यूज करने से पहले आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप एमसीक्यू कर सकेंगे। आप अच्छे से इन्हें पढ़िए और समझिए। आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछिए। आप सिर्फ पढ़िए और समझाना हमारा काम है। हम आपकी अधिकतर से अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको हर लाइन टू लाइन
एक एक चीज़ का मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप सिर्फ पढ़िए, पढ़ने में ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।